मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों को राम राम जी, नमस्कार। मैं संदीप पारीकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो रीट हो, और चाहे वो कॉलेज लेवल के हो, किसी के लिए हो, एक छोटा सा टॉपिक लगता है लोक सेवा आयोग। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज लोक सेवा आयोग पर। देखो, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, लोक सेवा आयोग है क्या, इन सभी के बारे में हम आराम से बेधड़क चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए लोक सेवा आयोग की, और हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके इतिहास की, यानी लोक सेवा आयोग है उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे रहा है, क्या नहीं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग का कार्य कौन सा होता है, तो लोक सेवा आयोग का जो पहला कार्य होता है वो कार्य है भर्ती परीक्षाएं करवाना, ठीक है। जैसे मान लो आप आरएस के अंदर, आईपीएस के अंदर हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, जो कुछ भी है वो अलग अलग रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अलग है, शुल्क लोक सेवा आयोग का अलग है, और वैसे संघ लोक सेवा आयोग का अलग है। चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर के अंदर संघ क्या है, राज्य क्या है और संयुक्त क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इतना याद रखना, लोक सेवा आयोग का कार्य है भर्ती परीक्षाएं करवाना। चलो, और जो भारत की लोक सेवा आयोग है, जिसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसे कहा जाता है भारतीय परीक्षा एजेंसी या भारतीय भर्ती एजेंसी। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या है। दोस्तों, बात है 1926 की। कब की बात है? 1926 की। 1926 के अंदर एक आयोग था, उस आयोग का नाम है ली आयोग। उस आयोग का नाम है ली आयोग। देखो, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले भारत में ली आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले भारत में केंद्रीय जो सबसे पहली लाइन है और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि 1926 के अंदर ली आयोग, इस कौन सा आयोग है? ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर सबसे पहले भारत के अंदर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कौन सा? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जिनका नाम आता है रॉस बारकर। कौन सा नाम आता है? रॉस बारकर। रॉस बारकर। अर्थात सबसे पहले यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं भारत के अंदर, और चैपली आप केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करो, इनके पहले अध्यक्ष रहते रॉस बारकर। चलो आगे चलते हैं। अब हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि 1935 के, कब है? 1935 के अंदर भारत सरकार देखो 1935 के अंदर हमें एक छोटी आजादी दी गई थी, जिसे कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। देखो, बहुत सारी बातें भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जो मैंने विधित रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम से वीडियो डाल रखा है, वो सी है। इसके अंदर सबसे पहले एक हमारे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे कोलकाता में खोला गया था। स्वतंत्रता के बाद उसे वापस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना? एक वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है कि सबसे पहले सरकार के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था, संघ, राज्य और समवर्ती। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या था? क्योंकि जो हमारी देशी रियासतें थी, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस नवनिर्मित भारत के अंदर नहीं आना चाहते। बहुत सी ऐसी बातें, 331 अनुच्छेद है, सबसे बड़ा अधिनियम है, और जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अंदर यदि किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा बातें 1935 भारत शासन अधिनियम से ली गई है। छोड़ो, 1935 भारत शासन अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो खूब सारी चर्चा करेंगे, और वैसे देखना हो तो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर, आप देख सकते हो। चलो, लेकिन जो हमारे काम की बात है वो कौन सी है? 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इस कौन से केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम बदल करके
नाम बदल दिया गया था, और वो नाम कौन सा है तो वो याद रखना, इसका नाम कर दिया गया था संघीय लोक सेवा आयोग। कौन सा कर दिया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद कौन सी बात है, हमें आजादी मिली थी 1950, हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में, सॉरी 1947। देखो 1947 के बाद इसी कौन से संघीय लोक सेवा आयोग का, तो 1947 के बाद संघीय लोक सेवा 1947 के बाद इसी संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा नाम था, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे हम वर्तमान में कहते थे यूपीएससी, इस नाम से पुकारते हैं यूपीएससी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोक सेवा आयोग की। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास की 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट कड़ी है वो याद रख लीजिए। पहला 1926 ली आयोग की सिफारिश के द्वारा भारत में सबसे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे रोस बारकर, ठीक है। उसके बाद सर 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। इसके अंदर इसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके रख दिया गया था संघीय लोक सेवा आयोग। अगली कड़ी में 1947 यानी आजादी के बाद इसी संघीय लोक सेवा आयोग, आजादी के बाद इसी संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके रख दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। और कौन सी बात है देखो, अब यदि मैं इस यूपीएससी की बात करूं या संघीय लोक सेवा आयोग की बात करूं तो 2-3 बातें देखो। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग पूछा जा सकता है निम्न में से संघ लोक सेवा आयोग की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, या यदि आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो पूछा जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं कौन सी है। 2-3 विशेषताएं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपको किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो वो कौन सी है। संघ लोक सेवा आयोग की 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला सा कौन सा है, संवैधानिक एजेंसी, यह एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग। सर ये संवैधानिक आयोग कैसे हैं, पर्टिकुलर कि सर ये संवैधानिक आयोग कैसे हैं, हम कैसे कह सकते हैं ये संवैधानिक आयोग है। देखो संवैधानिक आयोग अर्थात जिसका प्रमाण हमें किससे मिल रहा है, हमारे संविधान, अर्थात भारत का ये एक संवैधानिक आयोग है। इसका प्रमाण कहां से है, तो इसका मतलब इसका प्रमाण हमें कहां से मिलेगा, इसका प्रमाण हमें मिलेगा संविधान में। तो देखो यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो इसका जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, एक तो भाग संख्या 4, इसमें सॉरी भाग संख्या 14। और यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो दोस्तों इसमें पर्टिकुलर अनुच्छेद है 315 से लेकर के 323 तक, 315 से लेकर के 323, 315 टू 323। संघ लोक सेवा आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट 2 विशेषताएं। पहला सर ये एक संवैधानिक आयोग है, इसके पीछे मुख्य रीजन कौन सा है, क्योंकि इसका उल्लेख भाग संख्या 14 और अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के 323 तक। चलो उसके बाद 2 नंबर, यह भारत की स्वतंत्र जो 2 नंबर विशेषता है, इसका 2 नंबर उपनाम भी है संघ लोक सेवा आयोग का कि यह भारत की स्वतंत्र भर्ती एजेंसी भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको स्वतंत्र भर्ती एजेंसी भी कहा जाता है। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। बाकी हम चर्चा करेंगे अभी अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 323 तक। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सर आर्टिकल नंबर 315 क्या है। अनुच्छेद नंबर 315 आर्टिकल नंबर 315 के अंदर लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, लोक सेवा आयोग। सर है क्या,
आर्टिकल नंबर 315 के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 3 वर्ड याद रखने हैं। कितने वर्ड याद रखने? 3 वर्ड। और वो 3 वर्ड कौन से चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला 315 के अंदर जो पहली बात लिखी हुई है उसे कहा जाता है संघ लोक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग। चल देखो संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का जिक्र किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 315। नंबर 2 अब देखो यदि ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका कार्य क्षेत्र कहां तक रहेगा? तो इसका कार्य क्षेत्र रहेगा संपूर्ण भारत। कार्य क्षेत्र कौन सा है? भारत। यानी भारत की जो भारत के अंदर जो परीक्षा करवाने वाली भर्ती है वो कौन सी संघ लोक सेवा आयोग चर्चा करेगी, कौन सी परीक्षा वगैरह सारी। उसके बाद आ जाओ राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का जिक्र भारत के किस संविधान के अंदर है? तो दोस्तों वो भी याद रखना, इस बात का जो जिक्र है अनुच्छेद नंबर 315। देखो पहली बात तो ये कि भारत के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 315। और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ पर रहेगा? तो इसका कार्य क्षेत्र रहेगा संपूर्ण भारत। 2 नंबर राज्य लोक सेवा आयोग, अर्थात भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसका भी जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 315। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग पहला हमने पढ़ा है संघ लोक सेवा आयोग, अर्थात संपूर्ण भारत के लिए जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। तो भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का जिक्र आर्टिकल नंबर 315। चलो अगला प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। इस बात का जिक्र आर्टिकल नंबर 315। और संयुक्त लोक सेवा आयोग। सर ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है? देखो संयुक्त लोक सेवा आयोग का अर्थ होता है यदि मान लो दो या दो से अधिक राज्य चाहिए कि हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो एक हो, ठीक है, या फिर साझा के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में एक लोक सेवा आयोग रहता है, उसे कहा जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस बात का भी जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 315। 3 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। भारत के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा, भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, इस बात का जिक्र 315। भारत के प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग होगा, इस बात का जिक्र 315। और भारत के अंदर किसी भी राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, इस बात का भी जिक्र किसमें होगा? 315। और चौथी बात है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है लेकिन पूछी नहीं जाती है, क्या पता एग्जामिनर इस बार इसी बात से क्वेश्चन बना ले। देखो किसी भी राज्य का 4 नंबर है, किसी भी राज्य का राज्यपाल लोक सेवा आयोग से किसी भी राज्य का राज्यपाल लोक सेवा आयोग से प्रशासनिक कार्य करवा सकता है। देखो इसमें थोड़ी सी बात है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल लोक सेवा आयोग से प्रशासनिक कार्य करवा सकता है, लेकिन उससे पहले ये जो राज्यपाल है, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है, इसको अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसको अनुमोदन किससे लेना पड़ेगा? तो दोस्तों याद रखना, इसको अनुमोदन लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति से। किससे लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। देखो राज्यपाल क्या करता है, सबसे पहले सिफारिश करेगा लोक सेवा आयोग से कि भाई इस बार आप हमारे जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे मान लो सिलेबस वगैरह करवाना है लोक सेवा आयोग से, जो कुछ भी है इस प्रकार की कार्य करवा सकता है अपने राज्य के अंदर, लेकिन लोक सेवा आयोग तब तक कार्य नहीं करेगा तब तक
किसकी अनुमति नहीं होगी? राष्ट्रपति की। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन करके किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अपने प्रशासनिक कार्य करवा सकता है। तो ये बात थी किसकी? आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315 में एक बार वापिस कि प्रत्येक भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। इस बात का जिक्र 315। नंबर 2, प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। इस बात का जिक्र आर्टिकल नंबर 315। और यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। इस बात का जिक्र आर्टिकल नंबर 315। और चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है दोस्तों? याद रखना, क्या पता इस बार क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल चाहे तो लोक सेवा आयोग के सदस्य से या अध्यक्ष हैं अपने प्रशासनिक कार्य करवा सकते हैं। इस बात का जिक्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 315। लेकिन यदि कंडीशन दे दी जाए कि कोई भी राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से अपने राज्य के प्रशासनिक कार्य करवाता है तो उससे पहले अनुमोदन किससे करना पड़ेगा? तो संबंधित राज्य को राष्ट्रपति से अनुमोदन करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कोई भी राज्यपाल किस लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष से अपने प्रशासनिक कार्य करवा सकता है। तो ये बात थी दोस्तों हमारे आर्टिकल नंबर 315 की। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 316। आर्टिकल नंबर 316 के अंदर किन किन बातों का उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 316। अनुच्छेद नंबर 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। बहुत ही सरल टॉपिक है लेकिन थोड़ी सी का अनुच्छेद के अंदर ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की पदावधि क्या है? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सदस्यों की नियुक्ति। यदि मैं नियुक्ति की बात करूं तो वापिस वही फंडा अपनाना है। हमारे पास कितने आयोग है? 3, संघ, राज्य, संयुक्त। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप नियुक्ति के अंदर संघ की। संघ लोक सेवा आयोग। मैं शॉर्टकट में लगा रहा हूं लेकिन आप पूर्ण लगा लीजिएगा संघ लोक सेवा आयोग। देखो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और प्लस के अंदर जो सदस्य है, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो याद रखना हमेशा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसमें नियुक्ति के बारे में दिया गया है, पदावधि के बारे में दिए गए, वेतन के बारे में आर्टिकल नंबर 316 में नहीं दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि है क्या? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति या संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वेतन अधिकांश गाइडों के अंदर ये लिखा हुआ है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनके वेतन के संदर्भ के अंदर आर्टिकल नंबर 316 मौन है। आर्टिकल नंबर 316 कुछ नहीं कहता है। आर्टिकल नंबर 316 में केवल लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति बारे में और पदावधि के बारे में उनका समय दिया गया है और उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी इस बात का जिक्र किया गया है, ना कि वेतन का किया गया है। चलो आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग जिनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अब यदि मान लो संघ की बात आ गई तो अब बात आएगी राज्य की। किसकी बात आएगी? राज्य लोक सेवा आयोग की। हेडिंग पूरी लगा लेना आप, मैं केवल इतनी लगा रहा हूं। राज्य लोक सेवा आयोग। अब राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है, इनकी हमेशा नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? हमेशा याद रखना इनकी नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। इनके द्वारा की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। अब यदि मैं 3 नंबर बात करूं तो 3 नंबर हमारे पास बच्चा है संयुक्त लोक सेवा आयोग। यदि मैं संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करूं तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है, इनकी नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का और आर्टिकल नंबर 316 का जो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। क्यों?
क्यों है? क्योंकि अगला कंफ्यूजन करना चाहता है। हमें पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है इनकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और संयुक्त लोक सेवा आयोग किनके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो याद रखना यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्य है, इसका मतलब कतई ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। यहाँ कंफ्यूजन के अंदर डालने वाला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और आयोग के जो सदस्य उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। हम क्या कहते हैं कि सर राज्यों के संदर्भ में हमेशा राज्यपाल होता है, तो यहाँ याद रखना यहाँ राज्यपाल मौन रहेगा। आर्टिकल नंबर 316 क्या कहता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ राज्यपाल मौन रहेगा, यहाँ राज्यपाल की नहीं चलेगी, लेकिन वेतन भत्ता हमेशा राज्य की सिंचित निधि के द्वारा दिया जाएगा, ना कि भारत की सिंचित निधि के द्वारा। तो हमें वेतन के बारे में हम आर्टिकल नंबर 318 में चर्चा करेंगे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जो सदस्य है इनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखो हमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास आयोग कितने? 3, पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा संयुक्त। संघ इसका मतलब हमेशा राष्ट्रपति, राज्य इसका मतलब हमेशा राज्यपाल, संयुक्त इसका मतलब यहाँ पर राज्यपाल मौन रहेगा, यहाँ पर राज्यपाल की नहीं चलेगी, यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगली हम चर्चा करेंगे। चलो, तो हमारी नियुक्ति के संदर्भ में बात हो चुकी है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पदावधि के बारे में, ठीक है। और एक आर्टिकल नंबर 316 में बहुत शानदार बात लिखी हुई है, वो कौन सी है? देखो आर्टिकल नंबर 316 की मोस्ट इंपोर्टेंट और नोट लगा के लिखने वाली बात है, वो कौन सी है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है। देखो क्या कह रहा है टॉपिक है, थोड़ी सी गर्मी है आज और लाइटिंग व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो आर्टिकल नंबर 316 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 316 के अंदर हमने चर्चा कर ली थी। 316 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो कौन सी है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण हमारे संविधान में नहीं है, अर्थात कितने भी सदस्य हो ये ओनली फॉर डिपेंड करता है भारत के राष्ट्रपति पर। संविधान इसके संदर्भ में मौन है, संविधान में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य रहेंगे। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 10+1 यानी 11, जिसमें एक अध्यक्ष है और 10 इसके सदस्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पदावधि की। किसकी बात करते हैं? पदावधि की, यानी ये जो सदस्य है इनका समय या कार्यकाल कितना रहता है। तो यदि मैं पदावधि की बात करूं अर्थात इनके कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल कितना रहता है? पदावधि के संदर्भ में सबसे पहले संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा। देखो संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, 2 टॉपिक पकड़ दो। सबसे पहले आप लिख लो अध्यक्ष। कौन सा लिख लो? अध्यक्ष। हमेशा अध्यक्ष एक रहता है, इस बात पे याद रखना। नंबर 2 इसके सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष हो या सदस्य सेम बात है। यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है वो समय है 6 वर्ष। कितने वर्ष है? 6 वर्ष। सर ठीक है, इनका जो समय है वो रहता है 6 वर्ष, लेकिन इनकी अधिकतम आयु कितनी होती है? वो अधिकतम आयु का जिक्र किया गया है, वो होनी चाहिए 65 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। देखो एक बात और है, देखो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है 6 वर्ष कार्यकाल इसका 6 वर्ष रहेगा और उम्र कितनी है? लास्ट 65 वर्ष है। अर्थात यदि मान लो कोई सदस्य उदाहरण के लिए उसने अपनी 62 वर्ष की उम्र के अंदर वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए, ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की उम्र अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। तो क्या वो 5 साल कार्यकाल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्लस 3 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। इसका मतलब सबसे पहले उसकी उम्र पूर्ण हो रही है तो वो अध्यक्ष कितने साल तक बनेगा? 3 वर्ष तक। अब जैसे मान लो कोई 50 वर्ष की उम्र के अंदर वो अध्यक्ष से सदस्य बन रहा है, तो वो आराम से जब तक उसकी उम्र 56 साल नहीं रहेगी तब तक वो 6 साल क्या करेगा? अपना कार्यकाल कर लेगा। तो कहने का एक ही मतलब है, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी। जो पहले होगा वही माना जाएगा। ये तो बात है संघ लोक सेवा आयोग की। अब हम चर्चा करते हैं किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग। देखो
संघ के बाद यदि मैं बात करूं तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है या सदस्य है, जो अध्यक्ष या फिर सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य, इन दोनों की जो पदावधि है वो रहती है 6 वर्ष की। उम्र कितनी रहती है? 6 वर्ष की। लेकिन इनकी आयु सीमा कितनी है? उनकी आयु सीमा रहती है 62 वर्ष। कितने वर्ष रहती है? 62 वर्ष। और दोस्तों यही बात किसके अंदर लागू होती है? यही बात लागू होती है संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखो दो ही बातें याद रखना है। सबसे पहले पदावधि की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 6 वर्ष, लास्ट उम्र 65 वर्ष। या तो 65 वर्ष उम्र पहले हो जाएगी या 6 साल का कार्यकाल, दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो अध्यक्ष या सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है, लेकिन उम्र न्यूनतम कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। और एक बात मैंने कही थी, नोट लगा के लिखवाई थी कि यहाँ पर जितने भी लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है और ना ही उनकी क्वालिफिकेशन का निर्धारण किया गया है। बस एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो सदस्य है वो सदस्य कम से कम भारत सरकार के अधीन या भारत सरकार के अंदर किसी कर्मचारी पद पर लगभग 10 साल कार्य कर चुका हो, वही व्यक्ति कंडीशन के बारे में यदि बात की जाए कि कौन व्यक्ति बन सकता है, तो कंडीशन एक ही है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन उससे पहले कंडीशन एक ही होगी, अमुक व्यक्ति जो सदस्य या फिर अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो कम से कम भारत सरकार के अंदर किसी न किसी सरकारी जॉब पर कम से कम कितने साल रह चुका हो? 10 साल। वो व्यक्ति चाहे तो लोक सेवा संघ लोक सेवा राज्य या संयुक्त लोक सेवा का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 317। आर्टिकल नंबर 317 क्या कहता है और कौन सी बातें आर्टिकल नंबर 317 में? ये जो टॉपिक है ये राजस्थान पुलिस के लिए और रीट के लिए रामबाण टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अनुच्छेद नंबर 317, अनुच्छेद नंबर 317, अनुच्छेद नंबर 317 के अंदर कौन सी बातें लिखी हुई है, आखिर किस प्रकार की बातें, जरा गौर से देखिएगा। देखो आर्टिकल नंबर 317 के अंदर कौन सी बातें, तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने या निलंबित करने, हटाने या निलंबित सॉरी ये थोड़ी सी मेरी बटनी संबंधी गलती है तो मैं माफी चाहता हूँ। हटाने या निलंबित करने की जो मौन में बातें हैं वो कौन सी देखो आर्टिकल नंबर 317 किसी भी सदस्य को हटाने या निलंबित करने का प्रावधान किस प्रकार से कौन हटा सकता है। तो सबसे पहले हटा कौन सकता है, तो किसी भी सदस्य को हटाने का जो कार्य है वो किसका है? राष्ट्रपति का। किसी भी सदस्य को किसी भी आयोग के, चाहे वो संघ हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संयुक्त हो, हटाने का कार्य किसका है? ओनली फॉर हटाने का कार्य राष्ट्रपति का है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, किसी भी आयोग के सदस्य को या अध्यक्ष को केवल पद से हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। निलंबित करने का अधिकार किसका है? तो याद रखना निलंबित है राष्ट्रपति भी कर सकता है और राज्यपाल। निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति भी कर सकता है और राज्यपाल, दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन पद से हटाने का ओनली फॉर कार्य वो किसका है? राष्ट्रपति का। मोस्ट इंपोर्टेंट, लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को राष्ट्रपति जब चाहे तब पद से हटा सकता है। हटाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है, लेकिन निलंबित करने का कार्य ओनली फॉर किसका है? राज्यपाल। राष्ट्रपति भी कर सकता है लेकिन निलंबित करने का राज्यपाल का। कहने का मतलब है राज्यपाल से अपने राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा नहीं सकता, उसको निलंबित कर सकता है, लेकिन हटाने का ओनली फॉर अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। चलो देखो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को हटाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कदाचार के मामले पर, किस पर? कदाचार के दोष पर। देखो कदाचार का दोष, कदाचार का अर्थ क्या होता है सर? कदाचार का अर्थ क्या होता है? कदाचार का अर्थ होता है जैसे मान लो भ्रष्टाचार है, असंवैधानिक कार्य, असंवैधानिक कार्य। देखो कहने का तात्पर्य क्या है? यदि कोई अध्यक्ष असंवैधानिक कार्य करता है, भ्रष्टाचार के मामले में हो या फिर भ्रष्टाचार के मामले में हो, तो उस व्यक्ति को हमेशा
कदाचार के मामले पर राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, अनुच्छेद नंबर 145। अनुच्छेद नंबर 145 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को हटाना चाहता है तो कदाचार के मामले पर सबसे पहले जांच कौन करेगी, तो इस बात की जो जांच है वो जांच हमेशा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसी पहले इस बात की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो अधिकार है वो किसका है? अनुच्छेद नंबर 145। अनुच्छेद नंबर 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के इस कदाचार मामले पर जांच करेगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट वो अपनी रिपोर्ट पारित नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति उस सदस्य को हटा नहीं सकता, केवल क्या कर सकता है? निलंबित। अर्थात जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट पारित नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति केवल उस सदस्य को निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता। यदि राष्ट्रपति अपने पद से उस व्यक्ति को हटाना चाहता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को अब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि हाँ ये अमुक अध्यक्ष या सदस्य है वो इस मामले के अंदर दोषी है और सुप्रीम कोर्ट इस बात की जायजा करती है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का निरीक्षण देती है कि राष्ट्रपति चाहे तो अमुक अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकती है, दोस्तों तभी राष्ट्रपति हटा सकता है, वरना राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट के जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक अमुक व्यक्ति को निलंबित कर सकता है। चाहे वो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, चाहे वो राज्यपाल निलंबित कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य दोषी है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, उसको राज्यपाल नहीं हटा सकता। चलो ये क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कौन से है? इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से सीधे मामले हैं जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। 2-3 मामले आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट मामले आर्टिकल नंबर 317। और क्वेश्चन नॉर्मल भी आ सकता है हेडिंग के अनुसार कि किसी भी सदस्य अध्यक्ष को, लोकसभा आयोग के किसी भी सदस्य अध्यक्ष को हटाने की जो परंपरा है, जो हटाने का तरीका है वो किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 317। अब कौन से कौन सी बातें जिसके द्वारा देखो, अब और कौन से मामले हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी भी अध्यक्ष को सीधे हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाने वाले मामले, राष्ट्रपति द्वारा सीधे का अर्थ क्या है? सीधे का अर्थ वो नहीं है जो राजस्थान के अंदर होता है, हलवाई वगैरह बनाते हैं ना, सीधा, वो सीधा नहीं है। यहाँ सीधे का मतलब है डायरेक्ट राष्ट्रपति किन किन बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बिना जांच के अनुसार हटा सकता है, तो वो कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा सीधे अध्यक्ष या सदस्य को हटाना, अध्यक्ष या राष्ट्रपति किन किन मामलों पर हटा सकते हैं? सबसे पहले अध्यक्ष हो या फिर सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य का नंबर 2 गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। चलो देखो पहला कौन सा है? पहला है, छोड़ो, देखो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है। क्या है इसका ज्यादा लिखने पर आराम से वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बहुत जल्द आपको पॉलिटिकल की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जैसे जैसे मैं क्लासें लूंगा। और विधित रूप से आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, जैसे लगभग मैंने विचार कर रखा है 10, ये जो अगली 10 तारीख है, इस 10 तारीख के बाद में आपको पर डे क्लास मिलेगी, वो भी लाइव, क्योंकि अपना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है किसी सबसे पहले आर्टिकल नंबर 317, किसी भी राष्ट्रपति
किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को तुरंत हटा सकता है, डायरेक्ट हटा सकता है, 145 का सहारा ना ले हुए, सुप्रीम कोर्ट का सहारा ना लेते हुए। वो कौन से मामले, यदि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष पहली बात के अनुसार, यदि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष पहली बात के अनुसार किसी न्यायालय के द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति इसको तुरंत हटा सकता है। यह राष्ट्रपति के पास पावर है और वो पावर किस अनुच्छेद के अनुसार है, अनुच्छेद नंबर 317। अनुच्छेद नंबर 317 राष्ट्रपति को दूसरी बात पर पावर देता है। वो कौन सा है, यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष दूसरे स्थान पर सह वेतन नियोजित है, कौन से वेतन, सह वेतन, वो कहीं और से पगार पा रहा है तो राष्ट्रपति उसको भी हटा सकता है। तो 3 नंबर कारण कौन सा है, 3 नंबर किसी अन्य कंपनी में साझेदारी होने पर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो संयुक्त का हो, वो सदस्य किसी अन्य कंपनी के साथ साझेदारी नहीं कर सकते। यदि वो साझेदारी करते हुए, और वो कौन सी कंपनियां, जो कंपनियां वैधानिक कंपनियां, कौन सी कंपनियां वैधानिक, अर्थात जिसका हिस्सा किसके पास हो, सरकार के पास हो, जिसकी बात सरकार के पास रहती है, उन कंपनियों के अंदर यदि लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अध्यक्ष है उनके अंदर साझेदारी करता है, उनकी पार्टनरशिप होती है, वो लाभ ग्रहण कर रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की बिना सहायता के अनुसार उसको हटा सकता है। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 318। अनुच्छेद नंबर 318 क्या कहता है सर, आर्टिकल नंबर 318। अनुच्छेद नंबर 318, अनुच्छेद नंबर 318 क्या है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन, सदस्यों के भत्ते और शर्तें। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते और शर्तों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है वो परिभाषित करता है इसको, तो वो है अनुच्छेद नंबर 318। अर्थात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है वो आर्टिकल नंबर 318 क्या कहता है। 318 के अंदर सबसे पहले हमारे पास 3 है और वो तीनों कौन से हैं। नंबर 1 संघ लोक सेवा, नंबर 2 राज्य लोक सेवा, नंबर 4 संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ क्या है, राज्य क्या है और इसके अंदर क्या है, देखो। संघ लोक सेवा आयोग का चाहे कोई भी अध्यक्ष हो या सदस्य, अध्यक्ष या फिर सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का जो वेतन है, जो भत्ते हैं, वो निर्धारित हमेशा किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति। इनको वेतन कहां से मिलेगा, भारत की संचित कोष, भारत की संचित कोष से। अगला है राज्य लोक सेवा। राज्य लोक सेवा का कौन करेगा भाई, राज्य का मतलब राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल किसके द्वारा करेगा, तो राज्यपाल करेगा राज्य की, किसकी, राज्य की संचित कोष के द्वारा। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो वेतन है वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और दिया कहां से जाता है, राज्य की संचित निधि के द्वारा। राज्य की संचित निधि कोष के द्वारा इनका क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो इस बात का जिक्र याद रखना आर्टिकल नंबर 318। आर्टिकल नंबर 318 में सोचने वाली कोई भी बात नहीं है। 316 याद है तो 318 आराम से हो जाएगा। नंबर 1 संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष सदस्यों का वेतन निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति। कहां से, भारत की संचित निधि से। अगला राज्य लोक सेवा कहां से, राज्यपाल करेगा। कहां से, राज्य की संचित निधि से। ठीक है। और यदि मैं संयुक्त लोक सेवा की बात करूं, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन होगा कहां से, निर्धारित राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन कहां से होगा, राज्य की संचित निधि के द्वारा। चलो उसके बाद आर्टिकल नंबर 319। आर्टिकल नंबर 319 के अंदर पर्टिकुलर है वो शर्तें दी गई है, नॉर्मल सी शर्तें, वो कौन सी। अनुच्छेद नंबर 319। ठीक है। कार्य देखो, कार्य अर्थात कार्यकाल समाप्त होने के बाद
लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर जो अध्यक्ष है उनके पीछे कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं संघ की। किसकी बात करता हूं? संघ की। यदि आपने संघ को समझ लिया तो लोक राज्य आराम से समझ। संघ लोक सेवा आयोग, देखो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग। यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करूं, किसकी बात करूं? अध्यक्ष की, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष में क्या है? देखो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के पश्चात, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। नंबर 2, देखो अब यदि मान लो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो सबसे पहले कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, इस बात का आप याद रखना। नंबर 2, वो पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता, वो पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता। नंबर 2, वो किसी भी लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता, किसी भी लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष सबसे पहले कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, इस बात का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 319। वो पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता, इस बात का जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 319। उसके बाद वो किसी भी लोक सेवा आयोग का सदस्य भी नहीं बन सकता, चाहे वो राज्य हो चाहे वो संयुक्त हो, कोई सा भी हो, उसका सदस्य तक नहीं बन सकता, नहीं वो अध्यक्ष बन सकता। उसके बाद इसके सदस्यों की बात की जाए तो सदस्यों के लिए कंडीशन कौन सी है? सदस्य किसी भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कैसे सर? देखो यदि मानो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, ठीक है, उसका जो कार्यकाल है वो अंत हो जाता है, ठीक है, कार्यकाल के पश्चात वो वापिस संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन चाहे तो वो संघ का अध्यक्ष बन सकता है, चाहे तो वो किसी भी राज्य का या संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वो सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि वो सदस्य सबसे बड़े आयोग का सदस्य बन चुका है तो वो सदस्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार से आपके लोक सेवा राज्य का है और इसी प्रकार से आपके संयुक्त लोक सेवा आयोग का है। उसके बाद आप हेडिंग लगा लीजिए आर्टिकल नंबर 320, अनुच्छेद नंबर 320। अनुच्छेद नंबर 320 के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, मेरे से ज्यादा, लेकिन नॉर्मल बातें हैं वो मैं चर्चा कर देता हूँ। अनुच्छेद नंबर 320 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास का सबसे बड़ा पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लोक सेवा आयोग का कार्य। लोक सेवा आयोग का कार्य, ऐसे कार्य कौन से आप सभी को पता है, लेकिन 2, 3, 4, 5 बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से कार्य। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है अखिल भारतीय सेवा। कौन सी? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। उसके बाद है नंबर 1 अखिल भारतीय सेवा, दूसरी केंद्रीय सेवा, तीसरी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। हेडिंग समझ लीजिए, नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हेडिंग कौन सी है? लोक सेवा आयोग का कार्य कौन से? सबसे पहले यदि मैं संघ लोक सेवा आयोग, ये कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का। किसका है? संघ लोक सेवा आयोग। देखो ऊपर हेडिंग लगा ना, संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है। हम राज्य की भी बात करेंगे, जब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे तब राज्य की आराम से बात करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य सबसे पहले कहां पर है? अनुच्छेद नंबर 320। पहला अंश है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो भर्ती परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं करवाना, ठीक है। ये कार्य किसका है? संघ लोक सेवा आयोग का। पाठ्यक्रम निर्धारित करना, पाठ्यक्रम निर्धारित करना, ठीक है। नंबर 2 एक सेवा से
देखो, अब मान लो कोई ये व्यक्ति है, वो एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना चाहता है। जैसे मान लो कोई जो कुछ भी है, एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना चाहता है, तो उसके लिए यदि केंद्र की बात हो तो किसकी होगी? संघ लोक सेवा आयोग की। उसके बाद जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सैनिक है, ठीक है, किसी सैनिक का या फिर मान लो जो जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं, ठीक है, उन एजेंसियों के किसी भी सदस्य की मान लो कार्य करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है उनके साथ, तो उस दुर्घटना के पश्चात जो घायल सैनिक है, जो घायल सैनिक है, उन घायल सैनिकों की, अर्थात घायल सैनिकों की पेंशन निर्धारित करना। और भी बहुत कार्य, जैसे मान लो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुरोध करता है, ठीक है ना, कि इस बार आप हमारे राज्य के अंदर संघ लोक सेवा आयोग को इस बात की आप परमिशन दो, या हमें संघ लोक सेवा आयोग से इस बात की गुजारिश करना चाहते हैं। राज्यपाल यदि अनुरोध करता है कि हमारे राज्य के अंदर इस बार का जो पाठ्यक्रम है या इस बार का जो शेड्यूल है वो पूरा का पूरा संघ लोक सेवा आयोग करे, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद संघ लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य के अंदर भी अपने कार्यों को कर सकती है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 320। आर्टिकल नंबर 320 के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। केंद्र के संबंध में जितनी भी बातें वो सारी की सारी किसकी हो जाएगी? संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, घायल सैनिक है, ठीक है, तो घायल सैनिकों की पेंशन निर्धारित करना भी किसका कार्य? संघ लोक सेवा आयोग का है। और यदि मान लो कोई पदोन्नति कर रहा है, तो पदोन्नति के मामलों पर भी कार्य किसका है? इसका है संघ लोक सेवा आयोग का। नंबर 2, एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए जो प्रक्रिया रहती है वो निर्धारित करने का कार्य किसका है? वो भी संघ लोक सेवा आयोग का। अगली हेडिंग लगा लीजिए, अनुच्छेद नंबर 321। अब अनुच्छेद नंबर 321 है, वो क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 321 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद नंबर 321 संसद और राज्य के विधानमंडल को, अनुच्छेद नंबर 321 संसद और राज्य के विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। वो कौन सी है? संसद चाहे तो कानून बना करके, संसद कानून बनाकर संघ लोक सेवा के कार्यों में वृद्धि कर सकती है। संसद कानून बना करके संघ लोक सेवा के कार्यों के अंदर क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। उसी प्रकार विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून बना करके राज्य लोक सेवा, विधानमंडल कानून बना करके राज्य लोक सेवा के कार्यों में वृद्धि कर सकता है। इस बात का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल नंबर 321 संसद के संदर्भ में। और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के संदर्भ के अंदर आर्टिकल नंबर 321 ने उनको थोड़ी सी पावर दी है। वो पावर कौन सी है? कि संसद चाहे तो कानून बना करके लोक सेवा के कार्य में वृद्धि कर सकती है। और यदि मान लो किसी राज्य का विधानमंडल चाहे तो कानून बना करके राज्य लोक सेवा के कार्य में भी क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। एक लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 322। अनुच्छेद नंबर 322 है, वो जिक्र करता है कि इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इनका जो वेतन है वो, यदि मैं संघ की बात करूं तो संघ लोक सेवा आयोग का जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा? निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिया कहाँ से जाएगा? भारत की संचित निधि, कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि। और यदि मैं राज्य की बात करूं, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करूं तो राज्य की संचित निधि से, कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। और यदि मैं राष्ट्र संयुक्त की बात करूं, यदि मैं संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करूं तो हमेशा याद रखना, संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो भी किसके द्वारा जाएगा? राज्य की संचित निधि के द्वारा। लेकिन यदि मैं संघ की बात करूं तो डिपेंड किस पर करता है? राष्ट्रपति पर। किस पर डिपेंड करता है? राष्ट्रपति पर। ठीक है। और यदि मैं राज्य की बात करूं तो किस पर डिपेंड करेगा? राज्यपाल पर। और यदि मैं संयुक्त की बात करूं तो किस पर डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति पर। किस पर डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति पर।
वेतन कितना होगा ये डिपेंड किस पर करता है, राष्ट्रपति पर। तो आज की क्लास में हम चर्चा की थी लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 315 पढ़े थे, 316, 317, 318, 319, 320, 321 और 322। आज हमने पर्टिकुलर 8 आर्टिकल पढ़े हैं। इसका हमने इतिहास भी जाना है, बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये मैंने टॉपिक थोड़ा सा आपको शॉर्टकट करवाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।